शायद शायद ये भूत प्रेत का मामला है। 3 और भी एम्प्लॉयज गायब हुए हैं और हमें उनका भी नहीं पता लगा। वो खौफनाक आंखें मैं कभी नहीं भूल सकता। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, उसका चेहरा मजीद खौफनाक होता जा रहा था। वो चिल्ला रहा था कि मैं जानता हूं उसका बेटा कहाँ है, मगर मैं रहम की भीख मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे कुछ नहीं पता। ये सब पिछली सर्दियों में शुरू हुआ, जब मैंने इस वॉलमार्ट की जिम्मेदारी ली थी। मेरे फादर ने इसे 30 साल तक संभाला था और अब उनके रिटायर होने के बाद मेरे पास इस काम को करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। मुझे जिम्मेदारी सौंपते हुए उनके कहे गए शब्द आज भी अच्छे से याद हैं। बेटा, मैंने अपना खून पसीना इस बिजनेस में लगाया है। मैंने तुम्हें जो भी राज बताए हैं मत भूलना और वादा करो कि तुम इस बिजनेस को बहुत आगे तक लेकर जाओगे। सब बहुत अच्छा चल रहा था। मैं दिन रात मेहनत कर रहा था कि अपने फादर के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सकूं। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक खौफनाक खबर मिली। एक एम्प्लॉय दानी सहमा हुआ मेरे पास आया। उसने मुझे एक न्यूज आर्टिकल दिखाया जिसके अकॉर्डिंग हमारे वॉलमार्ट के 3 एम्प्लॉयज गायब हो चुके थे। मेरे स्टोर में 100 से ज्यादा लोग काम करते थे, तो हर किसी पर नजर रखना मुश्किल था। अजीब बात थी कि गायब होने वाले तीनों एम्प्लॉयज क्लीनर्स थे। मैनेजर होने की वजह से मुझे एक लीडर की तरह बिहेव करना था। मैंने दानी से कहा कि बात मीडिया तक ना पहुंचे और मैं खुद ये हैंडल करूंगा। हालांकि वो मेरी बात से एग्री नहीं करता था, लेकिन उसने फिर भी हाँ में सर हिलाया। मगर बदकिस्मती से ये बात सोशल मीडिया में फैल गई। हजारों लोग इसके बारे में बात कर रहे थे। उनमें से बहुत हमारे स्टोर का खुलेआम मजाक बना रहे थे। कुछ इस हद तक कह रहे थे कि ये वॉलमार्ट हॉन्टेड है, क्योंकि गायब होने वाले एम्प्लॉयज का कोई सुराग नहीं मिल सका। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया क्योंकि गायब होने वाले एम्प्लॉयज के घर वालों ने रिपोर्ट नहीं करवाई, और क्योंकि वो अडल्ट्स थे तो पुलिस ने अज्यूम किया कि ये सब खुद कहीं भाग गए हैं। और फिर कुछ दिन बाद दानी भी गायब हो गया। वो बहुत स्मार्ट और हार्ड वर्किंग था और उसके किसी भी रवैये से नहीं लगता था कि वो भागने का इरादा रखता है। मगर फिर वो हुआ जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। जब मैं रात को घर जा रहा था, एक आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, उसने पीछे से मेरे सर पर वार किया। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक अंधेरे बेसमेंट में था। मेरे सामने एक बड़ा आदमी खौफनाक एक्सप्रेशंस के साथ खड़ा था। वो खौफनाक आंखें मैं कभी भूल नहीं सकता। जैसे जैसे वो मेरी तरफ बढ़ रहा था, उसका चेहरा मजीद खौफनाक होता जा रहा था। वो चिल्ला रहा था कि मैं जानता हूं कि उसका बेटा कहां है, मगर मैं रहम की भीख मांग रहा था और कह रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे ये समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वो कौन है। वो डैनी के पापा थे। शायद ये भूत प्रेत का मामला है। 3 और भी एम्प्लॉयज गायब हुए हैं और हमें उनका भी नहीं पता लगा। तुम जानते हो सबसे ज्यादा खौफनाक कौन है? भूत नहीं, वो इंसान जो किसी की लाश को दफनाकर उसका इल्जाम भूतों पर लगा दे। कई घंटे इन्वेस्टिगेट करने के बाद दानी के पापा ने मुझे जाने दिया, मगर मुझे धमकी दी कि अगर उनके बेटे को कुछ हुआ तो मेरा अंजाम बहुत खौफनाक होगा। अब मैं जानता था मुझे क्या करना है। मैं सीधा वॉलमार्ट गया। मैंने बेसमेंट का दरवाजा खोला। मैंने उन 3 एम्प्लॉयज के सामने दानी को मार दिया। उसके पापा को मेरे इस भविष्य की भनक पड़ चुकी थी, इसीलिए मैंने इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उनके बेटे को मार दिया। मेरे पापा जो राज मुझे सौंप कर गए थे, वो असल में सालों से चल रहा करप्शन था। सारा छुपा हुआ कैश और सारे सबूत इसी सीक्रेट बेसमेंट में थे।
जब वो 3 क्लीनर सफाई करते वक्त यहां तक पहुंच गए। मेरे पास उन्हें हमेशा के लिए यहां बंद कर देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दानी को भी मुझे न्यूज़ देखने के 3 दिन बाद सब समझ आ गया था। मेरी लापरवाही और अजीब व्यवहार ने उसे खुद इन्वेस्टिगेट करने पर मजबूर किया। मगर जैसे ही मैं बेसमेंट से जाने लगा, मैंने कदमों की आहट सुनी। दरवाजे के आगे दानी के पापा खड़े थे। वो चिल्ला नहीं रहे थे। उन्होंने दानी की लाश देखी और बिना कुछ कहे बेसमेंट का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। क्या राजेश ने अपनी मौत के बाद वॉलमार्ट के एम्प्लॉय दीपक से बात की थी या सच कुछ और ही था? ये सब 1 महीने पहले शुरू हुआ। मेरा भाई राजेश हर समय प्रैंक्स करता रहता। उसे लगता ये सब बहुत इंटरेस्टिंग है, मगर वो कभी कभार हद कर देता। बूढ़े लोगों का भी मजाक बनाता, स्ट्रेंजर्स के इमोशंस के साथ खेलता और अंजाम की कभी चिंता नहीं करता। एक रात 11 बजे वो मेरे पास आया और कहने लगा कि मैं उसके साथ पास वाले वॉलमार्ट चलूं, क्योंकि उसको एक बहुत फनी प्रैंक करना है। मैंने बिना सोचे इनकार कर दिया। राजेश, बस कर दो। तुम्हें वाकई लगता है मैं इस समय इस काम के लिए वॉलमार्ट जाऊंगी? वो चुपचाप चला गया, मगर मैं जानती थी कि वो क्या करने वाला है। किसी को भी बताए बिना वो घर से निकल गया। पूरे रास्ते वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी पॉकेट में कुछ खास था, नकली खून का पैकेट। जब वो पहुंचा तो वो पहले अंदर देखने गया कि कितने लोग हैं, मगर वहां बहुत ज्यादा रश था, तो वो लोगों के जाने का वेट करने लगा। आखिर में बस एक एम्प्लॉई दीपक रह गया। वो अंदर चला गया। दीपक ने बताया भी कि ये क्लोजिंग का टाइम है, मगर राजेश ने कहा उसे बस कुछ अर्जेंट लेना है, वो 5 मिनट में चला जाएगा। कुछ ही लम्हों के बाद वो फर्श पर गिर गया। हेल्प! हेल्प! इससे पहले दीपक कुछ कर पाता, राजेश ने खून का पैकेट निकाला और हर तरफ फैला दिया। वहां का मंजर बहुत खौफनाक हो गया। फिर उसने अचानक आंखें खोल ली और बोला, मैं मर चुका हूं और अब तुम्हें भी मार दूंगा। दीपक बहुत ज्यादा सहम गया। कुछ ही सेकंड्स पहले उसने एक कस्टमर को बेहोश होते देखा और अब हर जगह खून था, और अब वो कह रहा था कि वो मरने के बाद वापस आ गया है। राजेश बहुत एंजॉय कर रहा था। जैसे जैसे दीपक की सांसें तेज हो रही थी, राजेश का मजा बढ़ रहा था, जैसे वो बहुत महान हो। मगर फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ। दीपक ने एक भारी वास पकड़ा और राजेश की तरफ फेंका। उसने उसे आते हुए नहीं देखा और वो उसके सिर के साथ जाकर लगा। अब नकली खून असली खून में घुल गया था। कुछ ही सेकंड्स में उसका एक प्रैंक उसे मौत तक ले गया। वो ना ही चिल्लाया, ना ही अपने लिए लड़ सका, और मुस्कुराते हुए इस दुनिया से चला गया। दीपक ने एक बड़ी बोरी ली और उसमें बॉडी डाल दी और उसे कार में रखकर वहां से निकल गया। वो पास वाले दरिया तक गया और बॉडी वहां फेंक दी ताकि कोई सबूत ना बचे। कुछ दिनों बाद राजेश घर नहीं लौटा तो हम सब बहुत परेशान थे। मैं ही बस वो इंसान थी जिसे मालूम था कि वो आखिरी बार कहाँ गया था। उस समय मुझे नहीं अंदाजा था कि उसके साथ क्या हुआ था, मगर मुझे जो कुछ भी मालूम था मैंने मम्मी पापा और पुलिस को बता दिया। पुलिस ने वॉलमार्ट से उस रात करीब 11 बजे की सीसीटीवी फुटेज मांगी, मगर उस रात की फुटेज डिलीट हो चुकी थी। और अजीब बात थी कि बाकी सभी रातों की फुटेज महफूज थी। मगर हर मुजरिम एक गलती जरूर करता है, और दीपक ने भी की। उसकी कार के फोरेंसिक एग्जामिनेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटर्स को उस पर
एक छोटा खून का जर्रा मिला। डीएनए टेस्टिंग ने कंफर्म किया कि वो राजेश का था। और सिर्फ इतना नहीं, पुलिस ने पास वाली बिल्डिंग्स के सर्विलांस फुटेज देखे। गैस स्टेशन के कैमरा ने दीपक को उस रात वॉलमार्ट में जाते देखा और करीब 40 मिनट के बाद दीपक कुछ बड़ा सा अपनी कार में लोड कर रहा था और उसी की स्टेटमेंट उसी के खिलाफ चली गई। वो बार बार कह रहा था कि 11 बजे के करीब कोई कस्टमर स्टोर में नहीं आया था, मगर राजेश के फोन की लोकेशन उस एग्जैक्ट टाइम पर वॉलमार्ट में थी। सर्विलांस फुटेज, डीएनए एविडेंस और दीपक की इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट्स के बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, पर ट्रायल से पहले ही वो जेल में हार्ट अटैक से मर गया। वो ये बताए बिना ही मर गया कि उसने आखिर राजेश को क्यों मारा था। और आज भी ये केस एक मिस्ट्री की तरह है और कई थियरीज सामने आई हैं। कुछ लोगों को लगता है कि दीपक ने ये सब राजेश को लूटने के लिए किया, क्योंकि वो बहुत अमीर था। उसने सोचा होगा कि उस पर अटैक करके उसकी कीमती चीजें ले लेगा, मगर जब उसे लगा कि उसने उसे मार ही दिया है, उसने अपना जुर्म छुपाने की कोशिश की। कुछ लोग कहते हैं कि ये मर्डर प्लान्ड नहीं था। दीपक को सच में लगा था कि राजेश मर चुका है जब उसने नकली खून देखा। जब राजेश ने प्रिटेंड किया कि वो मरने के बाद वापस आ गया है, दीपक और डर गया और उसने उसे मार दिया। और पुलिस को बताने के बजाय उसने बॉडी डिस्पोज कर दी। इस थियरी के सपोर्टर्स ये भी कहते हैं कि दीपक का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था,